हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्याम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रभाकर, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी यूएसए में काम करते हैं। इन्होंने अपनी पीएचडी ऑस्ट्रेलिया से मैक्वेरी यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया है। हम डॉक्टर साहब, हम आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं और नमस्कार। साथ ही साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया और आज आप हमें समय देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम आगे बढ़े इसके पहले हम चाहते हैं कि आपको ब्रीफ में इंटरव्यू के बारे में बता दें किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूथ के द्वारा और हमारी टीम ने भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, इन सभी क्वेश्चन को हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट आपके बारे में फोकस करेगा, आपके एकेडमिक कैरियर और आपकी हॉबी क्या है। दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है, किस तरह से काम करती है। तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे लर्निंग की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है। और चौथे पार्ट में हम लोग बात करेंगे क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है अगर कोई इस फील्ड में आके काम करना चाहता है। अच्छा, उसके पहले हम चाहेंगे ब्रीफ में हम लोग आपको अपने बारे में बता दें कि हम लोग क्या है और किस तरह से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी इस एम्बिशियस यूथ टीम में हम लोग 5 लोग मेंबर हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे युवक जो आगे बढ़ना चाहते हैं बट सही गाइडेंस ना मिल पाने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऐसे में हम उन्हें प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ उनके लिए जो बेहतर रिसोर्स है उस रिसोर्स को, और साथ ही साथ हमेशा हम अपने इस प्लेटफॉर्म को एक एक्सपर्ट को लेके आते हैं और उन एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछने का उनको मौका भी दिया जाता है। इस तरह से वो अपने सभी क्वेश्चन कमेंट में नोट कर सकते हैं या करते हैं। हम उन क्वेश्चन को साथ ही साथ हम अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे हम भी कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं ताकि यूथ को ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और वो अपने गोल को सही तरीके से अचीव कर सके। तो डॉक्टर साहब, अब हम लोग अपने इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और आपने किस तरह से अपने एकेडमिक कैरियर को कंप्लीट किया और आज एक अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। और इस दौरान क्या कुछ ऐसे भी फेज आए थे जिसमें आपको डिसीजन लेने में काफी डिफिकल्टी हुई थी। ज्यादातर हमारे बच्चे जो यूथ हैं, कई बार होता है वो इंटरमीडिएट के लेवल की हम बात कर रहे हैं या ग्रेजुएशन लेवल की, कई एक स्टेज हो सकती है, तो उनको कई एक बार होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी बहुत मुश्किलें होती हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास भी कुछ एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद श्याम। जहाँ तक मेरे अपने बारे में है, मैं भी ग्रामीण प्रदेश से आता हूँ। मेरा ताल्लुक जो है वो सुल्तानपुर जिला जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। हालांकि मैंने पढ़ाई ज़्यादातर शहरी माहौल में की है, जो कि सुल्तानपुर शहर हो गया, दिल्ली हो गया, या जो आगे की पढ़ाई कॉलेज या उसके ऊपर की जो पढ़ाई है वो बैंगलोर या ऑस्ट्रेलिया में बाद में किया। पर जैसा कि जस्ट टू डिस्क्राइब मोर, बता सकता हूँ कि जो मेरी 12वीं की पढ़ाई थी वो मैंने बायोलॉजी से करी। मैंने सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा है, केंद्रीय विद्यालय में। सो मेरी पूरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय की है और स्कूल वाली। उसके बाद जो है कॉलेज में मैंने जो मेरी बैचलर्स थी वो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में थी, और उसके बाद जो मास्टर्स या इसको एमएससी बोलते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में थी, जिसका फोकस मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और डिफरेंट टाइप्स की इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी इनके आसपास था। उसके बाद मैंने 1 साल की एमफिल करी, थोड़ी रिसर्च एक्सपर्टीज़ लेने के लिए, जो बायोकेमिस्ट्री में थी, और जो थीसिस थी वो प्लांट बायोकेमिस्ट्री में थी। और उसके बाद मैं इंटर्नशिप मैंने शुरू कर दी। मुझे पीएचडी करने का मन था, बट मैंने थोड़े सोचा कि थोड़ा और रुक जाता हूँ और एक अच्छी सोचा नौकरी कर लेता हूँ थोड़े दिन तो फिर वहाँ से मैंने एक इंटर्नशिप शुरू करी। एक कंपनी थी उस टाइम, उस समय उसका नाम क्विंटाइल्स था, अभी उसको IQVIA बोलते हैं, काफ़ी बड़ी CRO है। उनके साथ 4 महीने की इंटर्नशिप की, फिर 2 महीने 3 महीने के बाद इंटर्नशिप करने के बाद उन्हीं के यहाँ फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं, बड़ी नीश फील्ड है जहाँ पे जो ड्रग्स होती हैं जो कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसकी सेफ्टी को जो लोग उसमें लगे हैं उस डिपार्टमेंट को फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। तो मैं यहाँ बेसिकली मैं फार्माकोविजिलेंस से ही रिलेटेड काम कर रहा हूँ पिछले 10-12 साल से। तो मैंने वहाँ 2 साल काम किया। उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया मूव कर गया और फिर पढ़ने के
पढ़ने के उद्देश्य से बढ़ा था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो है वहाँ जाके लगा कि पढ़ाई थोड़ा अभी रोक सकता हूँ। फिर वहाँ मैंने नौकरी शुरू कर दी उसी फार्माकोविजिलेंस में, और फिर 2-3 साल काम किया। 2015 में मैंने अपनी पीएचडी शुरू करी। मैक्वारी यूनिवर्सिटी है जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, और जो पीएचडी थी वो एनवायरमेंटल साइंसेज में थी, लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन था, जो कोर टॉपिक था, वो ट्रांजिशन थ्योरीज पे था। सो एसेंशियली अगर हम ट्रांजिशन थ्योरीज वो होती हैं कि अगर एक सिस्टम है, जैसे मान लीजिए आप टेलीफोन यूज़ करते थे, तो टेलीफोन से जो मोबाइल यूज़ कैसे करेंगे, तो वो उसके पीछे की जो 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 मूव होता है टेलीफोन से मोबाइल पे, उसके पीछे एक ट्रांजिशन थ्योरी है। हालांकि जो मेरा कंसंट्रेशन था वो था कि लो कार्बन ट्रांजिशन जो है रूरल एंड रिमोट कम्युनिटीज़। मेरा फोकस इंडिया में था, क्योंकि मैं हमेशा, अभी भी मेरा फोकस ये रहता है कुछ इंडिया के अराउंड काम हो, तो वो बेसिकली पॉलिसी एनालिसिस, गवर्नेंस, इसके इर्द गिर्द जो है वो पीएचडी थी। और जैसा पीएचडी होती रही और मैं मतलब इंडस्ट्री में भी काम करता रहा, तो जो मेरा काम है वो बेसिकली फार्माकोविजिलेंस से शुरू हुआ। जैसे मैंने बताया 2010 में के आसपास 2 साल हिंदुस्तान में काम किया। उसके बाद जो है करीबन 9 साल जो है ऑस्ट्रेलिया में काम किया। इस दौरान मैंने काफ़ी सारी कंपनीज के साथ काम किया। मतलब मैं पहले एक सीआरओ के साथ काम करता था। सीआरओ क्या करती है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके लिए काम करती है। तो उस दौरान काफ़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए काम करने का मौका मिला। फिर मैं अपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करने लग गया, और कुछ दिनों काम करने के बाद मौका मिला अमेरिका में काम करने का। तो पिछले 2 साल से यहाँ पे हूँ। तो ये मेरे बारे में थोड़ा बहुत ही संक्षेप में, लेकिन अगर आपको कोई और सवाल हो श्याम जी तो बताइए। तो जब आप यहाँ से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए मूव किए थे, तो बेसिकली आप किसी स्कॉलरशिप के थ्रू गए थे, या आप कंपनी के जॉब का जो भी आपके पास ऑफर था, या किस तरह से आप मूव किए थे, बेसिस क्या था? दोनों ही मतलब ऑप्शंस थे। जैसे जो स्कॉलरशिप्स थी, जो कि पीएचडी नहीं थी तो पूरी स्कॉलरशिप नहीं थी, लगभग आई थिंक मुझे लगता है कि लगभग 60% स्कॉलरशिप थी। तो मुद्दा था कि मतलब उद्देश्य था कि पढ़ लूँगा, लेकिन नौकरी भी थी। नौकरी जाने का भी मतलब जॉब जो, लेकिन जो मूव किया वो नौकरी के थ्रू किया। अच्छा, नौकरी के थ्रू किया, तो कंपनी की तरफ से ऑफर था आपका? हाँ जी। अच्छा, तो ड्यूरिंग पीएचडी आपने जो बताया, आपने टॉपिक पे फोकस किया जो कि गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज को भी एनालाइज करती हैं। तो आफ्टर पीएचडी आपने फिर से कंपनी में ही वहीं पे स्टार्ट कर दिया, या आपने कहीं पे पोस्ट डॉक का भी ट्राई किया था? अच्छा, मैंने पोस्ट डॉक का ट्राई नहीं किया, क्योंकि पोस्ट डॉक उसको बड़ा दूसरा मुद्दा तो मेरे दूसरे कारण थे, क्योंकि मैं अपने करियर में इतना एडवांस कर चुका था कि पोस्ट डॉक करने का जो मतलब था वो थोड़ा कम था मेरे लिए। इसलिए कम था क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड, मेरी जो पीएचडी है उसमें ज़्यादातर जो स्किल्स यूज़ होती हैं वो इंजीनियरिंग हो गई, फाइनेंस हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया। उससे जो उसके मतलब बैकग्राउंड के लोग आते हैं उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे लिए जो मुझे अभी भी मतलब मुझे जिस उद्देश्य से मैंने पीएचडी की थी कि वो बेसिकली पॉलिसी एनालिसिस या कुछ पॉलिसी रिलेटेड इन्फ्लुएंस करके कुछ काम करने की, उसमें थोड़े बहुत जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस ये थे कि मेरा जो बैकग्राउंड था बायोटेक्नोलॉजी था, तो शायद मैं उतना, जैसे मैं अच्छा इकोनॉमिस्ट नहीं हो सकता हूँ बिकॉज मेरा बैकग्राउंड नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, बट वो बहुत मुश्किल होता है जो है वो मतलब मेरे लिए। हालांकि आपके सवाल का जवाब ये है कि मैंने पोस्ट डॉक जानबूझ के परस्यू नहीं करी, क्योंकि मेरे पास कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, और पहले की जो जिम्मेदारियां थी उनके परिप्रेक्ष्य में मुझे लगा कि शायद जो नौकरी कर रहा हूँ वही करने लायक है अभी कुछ दिनों तक। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादातर हमने देखा, चूँकि हमने भी जब अपनी पीएचडी कंप्लीट किया तो बहुत सारे दोस्त और साथ में थे, तो ज़्यादातर लोग यही डिस्कस करते थे कि आफ्टर पीएचडी एटलीस्ट 1 पोस्ट डॉक हम लोग को कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें एक्सपीरियंस और ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद कंपनी की तरफ मूव करेंगे। लेकिन कई एक बार होता है कि जब वो एकेडमिक से कंपनी की तरफ मूव करना चाहते हैं, भले ही उनके पास पोस्ट डॉक है, लेकिन तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए कई एक और न्यू लर्निंग करनी पड़ती है जो कि कंपनी के वर्क के लिए सूटेबल है, तब जाकर के वो कहीं पे इंडस्ट्री की तरफ मूव कर पाते हैं। तो इस तरह से अगर आपका पहले से ही बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पहले से ही किया था कंपनी के साथ,
या कंपनी में काम करके, तो कोई वैसा मतलब कोई हाँ। हमें नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप पोस्ट डॉक दें, फिर से आगे कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हैं, फिर से आगे कंपनी में काम करें, तो कोई ज़्यादा नेसेसरी नहीं था, हमें लगता है यहाँ पे ना। नहीं, आपके मतलब सवाल का जवाब ये भी है कि जो लोग पोस्ट डॉक करते हैं वो सही तरीका है पोस्ट डॉक करने का, क्योंकि पीएचडी के बाद आप चाहते हैं कि थोड़ा और इंडिपेंडेंट रिसर्च करें। तो बेसिकली हाँ। पीएचडी में आप रिसर्च तो करते हैं, पर फिर भी आपका सुपरवाइजर होता है जो, या सुपरवाइजर्स होते हैं जो आपको कहीं न कहीं मदद करते रहते हैं। हालाँकि वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है एटलीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि जो पीएचडीज़ होती हैं उसमें काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं आप। पर पोस्ट डॉक में आप पूरी तरह स्वतंत्र या स्वच्छंद जिसको बोलते हैं हिंदी में, आप होते हैं। तो वो एक निश्चित रूप से काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है जो भी लोग पोस्ट डॉक कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपने केस में मुझे रिसर्च में कभी भी रिसर्च ज़्यादा, मुझे कंसल्टिंग में इंटरेस्ट था। तो इसके कारण में मुझे लगा कि पोस्ट डॉक शायद मेरे लिए उतना उपयुक्त नहीं होगी। अच्छा, अच्छा। लेकिन अगर कोई पोस्ट डॉक करके अगर वो कंपनी के अगर कोई पीएचडी कर रहा है और कंपनी के बारे में सोच रहा है, तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि उसको एटलीस्ट एक पोस्ट डॉक करना चाहिए, उसके बाद ही कंपनी की तरफ मूव करे? देखिए, ये तो बहुत सब्जेक्टिव सवाल है, क्योंकि कंपनीज़ में आप कभी भी जा सकते हैं। बैचलर्स के बाद जा सकते हैं, मास्टर्स के बाद जा सकते हैं, पीएचडी के बाद, पोस्ट डॉक के बाद भी। लेकिन जैसे-जैसे आप पढ़ते हैं, मतलब बैचलर्स के बाद पोस्ट डॉक तक, आपकी पर्सनैलिटी, रिसर्च इंटरेस्ट सब शेप होता रहता है। हालाँकि आप बहुत सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, वो इंडस्ट्री के लिए इतने उनकी सूटेबिलिटी जो है, नहीं है, तो वो हाँ। नहीं है। उसका कारण ये भी है कि हम लोग जब पीएचडी ट्रेन करते हैं, तो हम उनको बहुत ही एक टॉपिक देते हैं, उनका कंसंट्रेशन बहुत ही छोटी चीज़ पे देते हैं, मतलब नैरो होता है बहुत वो। ज़रूरी चीज़ है वो। क्योंकि हाँ। देखिए, आप रिसर्च में पीएचडी में आप ओरिजिनल नॉलेज ले आते हैं, जो कि एग्ज़िस्ट नहीं करती है। तो आप बहुत सारा कुछ नहीं फ़ोकस कर सकते, आप बहुत छोटी चीज़ पे फ़ोकस करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री को ऐसे लोग चाहिए जो लोग कई डायमेंशन पे सोच सकते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट के साथ काम कर सकते हैं, उनके सामंजस्य समन्वय बना सकते हैं। हालाँकि मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि पीएचडी वो सब कुछ आपको ऑफ़र करती है, क्योंकि पीएचडी में आप कोलैबोरेशन करते हैं, पीएचडी में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, अपने रिसर्च प्रपोज़ल्स लिखते हैं, उसके बाद ग्रांट प्रपोज़ल्स लिखते हैं। तो आपके पास वो स्किल्स होती हैं, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन, उसका जो कंसंट्रेशन होता है, जो माइंडसेट है, वो बहुत ही टारगेटेड होता है। तो शायद इंडस्ट्री को ऐसे लोग चाहिए। लेकिन हालाँकि पीएचडी, बहुत सारे पीएचडी हैं जो इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन वो बहुत माइनर ट्वीक है। आज हालाँकि अभी के आपके श्रोताओं के लिए या आपके जो देखने वालों के लिए वो करीबन 5-7 साल बाद की स्थिति होएगी, लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ ये है, जो वो चाहे वो 10वीं में हो, 12वीं में हो, शायद ये उनको फ़ायदा करेगा यदि वो किसी चीज़ को पहले ना करने से पहले एक बार समझ लें कि अच्छा है क्या ये? क्योंकि हमारी अपनी, मैं खुद का अपना कह सकता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि अरे नहीं, मेरे मतलब का नहीं है। लेकिन 2-4 साल बाद मुझे लगता है अरे यार, मतलब फिर जब ध्यान से देखता हूँ, अरे ये तो बड़ा आसान था, या बड़ा मेरे मतलब का है ना? तो वो एक ऐसी चीज़ है जो शायद लोगों को अभी, वो अगर इस माइंडसेट को अपना, इसको बोलते हैं ओपन माइंडसेट, अगर वो अपना लें तो शायद उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। Okay. Thank you so much for nice description, for nice explanation. डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने ले आए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऐसा कौन सा फेज था, चाहे वो पीएचडी का है, किसी भी लेवल का है, जो कि आपके सामने आया था, वो आपको डिसीजन लेने में काफी मुश्किल हो रही थी? तो देखिए, ऐसा है कि काफ़ी समय ऐसे आते हैं, छोटे बड़े। आप सबका तो मतलब हमेशा ही हर साल में जब इम्तिहान से लेके इम्तिहान के बाद ऐसे डिसीजंस आते हैं। लेकिन जो आपके लोग, मतलब ऑडियंस को शायद कुछ वैल्यू ऑफर करे, वो ये है कि जब मैं 10वीं पास किया, तो हालांकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप साइंस ले लें, पढ़ने में कम अच्छे हैं तो आप आर्ट्स ले लें। मेरा मन था कि मैं आर्ट्स ले लूँ, लेकिन चूंकि हमारे आसपास सब पढ़ने वाले थे, वो सब साइंस ले रहे थे, तो हमने भी साइंस ले लिया। तो उसका कारण ये था कि मुझे हमेशा से ही काफ़ी रुचि थी, मतलब सोशल साइंसेज में मेरी अपनी जो रुचि थी। ओके। लेकिन वो कभी क्या हुआ कि चूंकि लोगों को दिखाने में, लोगों को समझाने में थोड़ा साइंस में आ गया। तो वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को, कि अरे आर्ट्स ले लेंगे तो हमारी थोड़ी सी वो होगी, हमको लोग कम अच्छे से देखेंगे। लेकिन देखिए,
अगर ऐसा लोग ऐसा अवधारणा है। यस, हाँ, यस। ऐसी अवधारणा है। तो मुझे लगता है कि अब मैं अगर मुझे मौका मिले वापस मैं उस जो है पॉइंट पे जाऊँ तो मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद लगता है कि नहीं वही करना चाहिए जो मन को अच्छा लगे। जो आपको ये बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है क्या करना है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके क्योंकि एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स की जिनको पता है कि उनको क्या अच्छा लगता है। हाँ, तो उनके लिए है कि जो अच्छा लगता है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, म्यूजिक मतलब आप उसी को परस्यू करें क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि आप अगर आपका जो पैशन है अगर आप उसको परस्यू करेंगे तो पैसे तो आप बना ही लेंगे। हम्म, दूसरी बात है कि अब दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स के लिए जहाँ मैं श्योर नहीं था कि क्या करना है तो हाँ, ऐसा मौका आया कि जैसे मान लो कि मैं जो है जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन शुरू करी या ग्रेजुएशन से पहले मैंने शुरू करी मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूँ या बीडीएस ज्वाइन कर लूँ क्योंकि मैंने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करी पर मेरा मतलब बीडीएस तक हुआ मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ हाँ, या जहाँ हुआ भी वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में हुआ और मुझे लगा शायद मुझे सरकारी से करना था तो जो भी चीज़ें थी वो हालांकि वो मैं श्योर नहीं था उसके बाद मैंने बीएससी कर ली क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी कर ली क्योंकि लगा कि बायोटेक्नोलॉजी में फ्यूचर है हमारे ज़माने में 2004-5 में था कि जैसे आईटी को बोलते थे इंडिया टुडे और बीटी बायोटेक बोलते थे भारत यस, टुमारो तो वो स्लोगन था यस, तो यस। मैंने भी सुना और लगा कि हाँ यहाँ ठीक है फ्यूचर अच्छा है कर लेते हैं हालांकि अच्छा मतलब कोई बुराई नहीं है लेकिन उस समय मैं श्योर नहीं था कि क्या करूं तो ऐसे ऐसे केस में जो इंस्टिंक्टिवली लगा कर लेना चाहिए या जो सामने आया वो कर लिया लेकिन शायद मैं उसको दूसरी तरह से देख सकता था शायद मैं कुछ ऐसे लोगों के पास जाता समझता जो जो उस हालांकि ऐसे लोग थे जो शायद बता सकते थे लेकिन मैं गया नहीं लोगों के पास तो एक काम वो लोग कर सकते हैं कि जिन चाहे वो आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ है आप सिर्फ टाइप कीजिए और आपको एडवाइस बहुत सारी हैं आपको ये चूज़ करना पड़ेगा किसकी एडवाइस अच्छी है अब तो इतनी सारी एडवाइस है उसमें पिक करना है कि हाँ आपके लिए क्या अच्छा है लेकिन वही है कि काफ़ी क्रेडिबल लोग हैं जो काफ़ी अच्छा समझ रखते हैं और बताते हैं अच्छी चीज़ बताते हैं तो वो कर सकते हैं तो एक तो ये दूसरा उदाहरण ये हो गया तीसरा उदाहरण ये है कि मेरे पास था अपॉर्चुनिटी बैचलर्स पूरी करने के बाद कि मैं अब्रॉड जाके अपनी मास्टर्स कर लूँ वो किन्हीं कारणों से मैंने नहीं किया वो मेरी अपनी जिम्मेदारी थी अच्छा, और वो असमंजस या पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं था कि कैसे जाके रहूँगा मतलब 21 साल का था और अच्छा, 21 साल की उम्र में लगा कि मुझे लगता है उस टाइम पे मुझे नहीं लगना चाहिए था लेकिन पर किसी कारण मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं कि भाई अगर मौका सामने आता है भले कठिन लगे कर लेना चाहिए क्योंकि वो अल्टीमेटली आप एक बार सिस्टम में चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है बस आप अच्छा, कुछ हाँ बताइए हाँ, अच्छा, ये कहाँ के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी जो आप बात कर रहे कई जगह थी जर्मनी में था हैं? बेल्जियम में था ऐसे अच्छा, मतलब ऐसे बहुत सारे मौके आए लाइफ में मेरे जहाँ पे मतलब कुछ ऐसे मौके क्योंकि मेरा फोकस पहले से बहुत क्लियर हो गया था पहले साल की मैं हिंदुस्तान से पीएचडी नहीं करूँगा बाहर करूँगा ऐसा मेरा मतलब मन था मेरा कोई बुराई नहीं है हिंदुस्तान से पीएचडी करने में बहुत बढ़िया बढ़िया पीएचडी हिंदुस्तान में होती है पर यह है कि चूंकि हिंदुस्तान की पीएचडी में हमारे समय में ज़्यादा समय लगता था 5 साल 6 साल भी लग जाता था और बाहर की पीएचडी में 3 साल 3.5 साल में ख़त्म हो जाती हैं तो मुझे इस कारण अपना समय बचाने के लिए मुझे लगा कि मुझे बाहर से ही करना चाहिए तो वो उस दौरान काफ़ी मौके आए लेकिन मेरे साथ मैंने चूंकि जो नौकरी शुरू कर दी और उसके बाद शादी कर ली तो उस तरह से दोनों चीज़ों को अपनी करियर एस्पिरेशंस और अपनी जो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां थी दोनों में सामंजस्य बैठाने की बात आई लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं होते जिनकी शादी वगैरह नहीं हुई है पारिवारिक जिम्मेदारियां उस टाइप की नहीं है तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी तरह जो भी उनको अच्छा लगे वो कर सकते हैं ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। जहाँ तक रही बात है गाइडेंस की बात हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों का भी रोल आता है, जो हमारी टीम है जो कि हाइली क्वालिफाइड है और हमारे जो एक्सपर्ट आ रहे हैं जैसे आप हैं या और बहुत सारे जो एक्सपर्ट आ रहे हैं, इनकी भी हम मदद लेते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं जिनको गाइडेंस ना मिल पाती है, ऐसा लगता है कि उनके सराउंडिंग में कोई ऐसा नहीं है जो कि उनको सही से चीज़ों को एक्सप्लेन करे। ऐसा नहीं कि कोई फोर्सफुली बोले नहीं आपको बस आपको यही पार्टिकुलर सब्जेक्ट करना है, ऐसा नहीं। हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, अगर ऐसे यूथ हैं जिनको ऐसी समस्या है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, तो हम लोग उनको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। हम उनके सामने जितने भी ऑप्शन है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या सोचते हैं, क्या-क्या उनके दिमाग में चल रहा है, हम उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे
अगर ज़रूरत पड़ी वैसे एक्सपर्ट को भी हम इन्वॉल्व करेंगे इस चीज़ में, ताकि उनको उस फील्ड के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिल सके और फाइनली वो अपना डिसीजन खुद ही ले सके। तो एक तरह से बेहतर इन्फॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, अगर वो हमसे कनेक्ट होते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और हम लोग अगला एक क्वेश्चन है जो कि आप ही से रिलेटेड है। हम चाहते हैं कि आपने बहुत सारा अपने एकेडमिक के बारे में बताया, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? यार ऐसा है कि मैं बहुत अच्छा उदाहरण नहीं हूँ उस बारे में, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब मैं ज़्यादा मेरे इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान से आता हूँ तो इसलिए क्रिकेट का हमेशा से शौक रहा है। जब छोटा था तो क्रिकेट खेलता था, लेकिन अब देखता नहीं हूँ। मेरा जो फ्री समय में यूजुअली अब तो ये है कि कभी रन करने चला गया, वॉक करने चला गया, या कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर ली, तो यही सब करता हूँ। और पढ़ता हूँ, कुछ किताबें पढ़ता हूँ। हिंदी पढ़ने का शौक है मुझे, तो हिंदी पढ़ता हूँ। हिंदी की किताबें पढ़ता हूँ, जो किताबें जैसे जो स्कूल्स में एक पोएम पढ़ी थी, अब लेकिन वो जो लेखक या वो जो कवि लोग हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं, तो आजकल सोचता हूँ उनकी किताबें पढ़ लूँ, थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ के। तो एक कुछ वो करता हूँ। दूसरी चीज़ खाली समय में और बस ऐसे ही पढ़ने लिखने का ही थोड़ा बहुत है। बाकी एक्सरसाइज हो गया, रन कर लिया, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स वगैरह का है, बस यही सब में समय जाता है। लेकिन हाँ, आप लोगों के बात के लिए, हालांकि गांव के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात है कि हालांकि हम लोग, हमारे यहाँ पे धारणा है कि या तो आप पढ़िए आप खेलिए, है ना। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप खेल नहीं सकते, आप मजे नहीं कर सकते। आई थिंक वो आप लोगों में शायद बदल भी गई होगी, मुझे इतना पता नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है अभी। लेकिन पढ़ाई और खेल सब साथ चल सकता है। आप सिर्फ पढ़ना ही जो है, मतलब सिर्फ आप पढ़ना ही मकसद बनाएंगे तो आप शायद ज़िंदगी जो जीते हैं वो आप कभी ना कभी आपको लगेगा यार कि सही नहीं किया। तो इसलिए मुझे लगता है स्टूडेंट्स को कभी इस बात के लिए वरी नहीं करना चाहिए कि यार हम खेल बहुत रहे हैं, या हम, अगर आप मतलब भर का पढ़ रहे हैं, मतलब भर का खेल रहे हैं, और आपके पढ़ने का सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। चाहे आप 1 घंटे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं कि 4 घंटे में क्लियर कर रहे हैं। अगर 4 घंटे में क्लियर कर रहे हैं तो उस टाइम को कैसे नीचे ले आना है, चाहे वो जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनको देख के या कैसे भी करके, अगर ये फोकस है तो आप दोनों काम साथ कर सकते हैं। और गांव के लोगों के लिए एक भी बात बहुत ज़रूरी सुनने की है कि भाई, ये मैं हॉबीज़ के इंटरेस्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हॉबीज़ और पढ़ाई आपस के टकराव में आती हैं। वो चाहे शहरी चीज़ हो, चाहे वो ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए। लेकिन ग्रामीण लोगों के लिए एक बड़ी, या स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी समस्या होती है कि उनको हमेशा लगता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, जो कि बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि अब सारी चीज़ें, सुविधाएं, सब कुछ हो शहरों में। लेकिन मैं सुविधाओं से हट के एक बात कहना चाहता हूँ कि सुविधाओं से आगे बढ़ के होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, पैशन, जुनून जिसको हम बोलते हैं। उनका वो आपके अंदर होते हैं, चाहे आप गांव से हो चाहे आप शहर से हो। तो और अंग्रेजी बोलने से किसी का ज्ञान नहीं प्रदर्शित होता। अंग्रेजी एक भाषा है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे ही अंग्रेजी एक भाषा है। तो हमारे यहाँ काफ़ी हुआ है इस बात का कि मतलब आप इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत अच्छा है, तो बट इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे, और ये जैसे जैसे आप लोग बाहर जाएंगे देखेंगे कि जो जैसे यूरोप में है, बहुत सारे लोग हैं नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है। वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि आई डोंट नो इंग्लिश। हमारे भारत में लोग बोलते हैं हम आई डोंट नो इंग्लिश, वो बोलते हैं आई डोंट स्पीक इंग्लिश। सो ये माइंडसेट है, राइट। सो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू हमारे गांव के लोगों को कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन हु यू आर। लाइक आप जो भी हैं उसमें आप मतलब सहज रहिए। और आपके पास, मतलब आप, मुझे लगता है गांव के लोगों में जिस तरह की सादगी और जिस तरह का जुनून होता है, अगर वो उस चीज़ को चैनलाइज करें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बस अपने आप को खुद से लिमिट ना करें। तो खेलें, जो भी अच्छा लगता है वो करें। लेकिन जो पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे वो आगे जा सकते हैं। जो चाहे वो ग्रामीण, जितनी आपकी चैलेंजेस हैं लाइफ में, जो चैलेंजेस हैं हिंदुस्तान में, जो जनरल चैलेंजेस हैं, उन सब का तोड़ सिर्फ अच्छी पढ़ाई है। तो पढ़ाई तो आप करेंगे, लेकिन साथ में और भी करते रहें, और भी चीज़ें करते रहें। हाँ, बैलेंस बना के रखें और सही फोकस होकर के जो आप कर रहे हैं, अगर उसको करें तो काफ़ी अच्छा होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही चीज़ को फोकस करें, आप 2 चीज़ों को भी, 3 चीज़ों को फोकस कर सकते हैं, बट बैलेंस हमेशा बना के रखें, तो आप हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस ही करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन हमने पहले ही आपको बताया कि स्टूडेंट के द्वारा भी आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे द्वारा भी फ्रेम किए गए हैं आपके लिए, ताकि उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन है कि
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है क्या और ये किस तरह से काम करती है? तो देखिए, ऐसा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ब्रॉड प्लेयर्स को एक साथ लाती है। तो जैसे हम सबसे पहले तो शुरू करें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो डिफरेंट एक्टर्स हैं वो हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सरकारी तंत्र जिसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आती हैं, उसके अलावा हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ये सब उस जिसको इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, जो इंडस्ट्रीज को कंबाइन कर देते हैं। हालांकि मेडिकल अलग है, फार्मास्यूटिकल अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों बहुत आपस में जो है वो बहुत क्लोजली काम करते हैं और काफ़ी रिलेटेड भी हैं काफ़ी चीज़ों में। तो मैं अलग नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ फार्मास्यूटिकल के ऊपर ही सिर्फ आपको फोकस करता हूँ। तो ये जो दवाइयाँ बनाने की कंपनीज हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये जो है इनका जो काम करने का दायरा है काफ़ी बड़ा है। सबसे पहले वो दवाइयों की खोज जिसको बोलते हैं ड्रग डिस्कवरी, और ड्रग डिस्कवरी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। एक समय था जहाँ 30 साल लगता था एक नया मॉलिक्यूल लाने में, और उस ड्रग डिस्कवरी में आपके लाइफ साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, केमिस्ट्स, है ना, इस तरह के जो ट्रेड हैं, जो जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिक साइंसेस, तो बेसिक साइंसेस को लोग, फिर अप्लाइड साइंसेस जिसको जैसे हो गई बायोटेक्नोलॉजी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, उसके बाद फार्मासिस्ट्स, फिर डॉक्टर्स, इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, ये सब उस ड्रग डिस्कवरी का पार्ट है। वो कैसे पार्ट हैं कि जब आप पहले तो मॉलिक्यूल जिसको ड्रग डिस्कवरी करते हैं उसमें आप बेसिक साइंस, अप्लाइड साइंस के जो साइंटिस्ट होते हैं वो काम करते हैं। जब वो एक मॉलिक्यूल जहाँ जो जिस प्लेटफॉर्म पे होता है वो कभी कभार कंप्यूटर्स रिलेटेड होता है, कई बार इंजीनियरिंग रिलेटेड होता है, तो वहाँ इंजीनियर्स वगैरह आते हैं, उनका काम होता है। फिर उसके बाद जैसे आप जाते हैं तो आप जो है पायलट स्टडीज़, पायलट प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी इन्हीं लोगों का काम होता है, फार्मासिस्ट वगैरह का काम होता है, जैसे फॉर्मुलेशन वगैरह का जो है काम, वो सब फार्मासिस्ट होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब एक बार मॉलिक्यूल फिर टेस्ट होता है, जैसे बोलते हैं प्री क्लिनिकल, जैसे रैट्स के ऊपर हो गया, मंकीज़ के ऊपर हो गया, उसके ऊपर काफ़ी सारे वहाँ पे काफ़ी, जैसे ये साइंटिस्ट जो फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, साइंस वाले भी हो सकते हैं, बेसिकली सब साइंस, पीसीबी, पीसीएम के जो लोग हैं वो इसमें पूरी तरह लगे हुए हैं, जो कि आगे चल के कभी कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स हैं जो टेक्नीशियंस की भी जॉब्स होती हैं, जो कि आपके IITI वगैरह के जो लोग हैं वो लोग भी इस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं। जब एक बार जब प्री क्लिनिकल से वो इस बात सूटेबल हो जाती है कि हाँ अब ये इसको हम ह्यूमंस के ऊपर करेंगे, तो आप ह्यूमंस के ऊपर सीधा इसका प्रयोग नहीं करते हैं, उसके पहले आप जिसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। आप बहुत छोटी सेटिंग में, कंट्रोल सेटिंग में उसको टेस्ट करते हैं सेफ्टी के लिए कि अच्छा सेफ है दवा, कहीं नुकसान तो नहीं कर देगी। उसके बाद एफिकेसी के लिए कि हाँ इसमें अगर मान लीजिए मैंने सर दर्द के लिए दवा बनाई है तो सर दर्द ठीक कर रही नहीं कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। और वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तक होता है, उसमें भी करीबन 10 साल तक का समय लग जाता है। हालांकि आजकल कुछ ट्रायल्स में हो सकता है 5-7 साल में हो जाए, लेकिन यूजुअली जो है वो 5 से 10 साल तक लग सकता है, कई बार 15 साल भी लग जाता है। तो जो ड्रग डिस्कवरी की प्रोसेस है, कई बार ऑल टुगेदर वो 15 से 20 साल या 20 से मतलब काफ़ी बड़ा समय ले, या बेसिकली 5 साल से लेके 10 साल से लेके कम से कम 10 से 20-22 साल तक जा सकती है। काफी लॉन्ग प्रोसेस है ये। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, काफ़ी क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस है। तो इस दौरान आपके डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आती हैं, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिक्स में रन होते हैं, हॉस्पिटल्स में रन होते हैं, तो उसको ओवरसी करने के लिए जो फार्मास्यूटिकल एम्प्लॉयज़ हैं या उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं, क्लिनिकल रिसर्च से आते हैं, उसके अलावा जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो फार्माकोविजिलेंस वगैरह के लोग हैं, वो लोग आते हैं। तो उन लोगों का आपस में लोग डिफरेंट काम करके उस जो मॉलिक्यूल टेस्ट हो रहा है उसको स्थिति तक ले जाते हैं कि वो रजिस्टर हो पाए। रजिस्टर करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम रजिस्टर करने के लिए हेल्थ अथॉरिटी के पास जाते हैं, जो कि सरकारी हिस्सा होता है। जैसे अमेरिका में है FDA, हिंदुस्तान में जो है वो अभी याद नहीं आ रहा, CDS को आई थिंक है, मुझे इसके शायद इसकी पक्की भी याद नहीं आ रही क्या टर्म है, लेकिन जैसे यूरोप में है EMA और ऑस्ट्रेलिया में है TGA। तो ये सब इनके पास आप सबमिट करते हो, जो है उसको बोलते हैं डोजिया,
और उसके ऊपर वो उनके एक्सपर्ट इंडिपेंडेंटली रिव्यू करते हैं जो आपने डेटा प्रोवाइड किया है कि हाँ वो डेटा सही है, कोई कमी तो नहीं है, आप कैसे बनाओगे, सेफ है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सरकार का जो उद्देश्य है वो पब्लिक हेल्थ को सही रखे, उसको करने के लिए वो सारी प्रोसेस करते हैं और फिर जब वो सब कुछ ठीक पाते हैं तो उसको अप्रूव करते हैं। जब वो अप्रूव हो जाती है तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है फिर उसकी मास प्रोडक्शन करती है, उसकी मार्केटिंग करती है, सेल्स करती है, सप्लाई चेन होता है, कैसे जो है वो वेयर हाउस जाएगी, वेयर हाउस से इंडिविजुअल फार्मासिस्ट को जाएगी या हॉस्पिटल्स फार्मेसीज को जाएगी या हॉस्पिटल्स को जाएगी, और फिर उसके बाद वहाँ से इस पूरे प्रक्रिया में इंजीनियर्स, फाइनेंस, MBAs, सेल्स, जितनी तरह की एक्सपर्टीज आप सोच सकते हैं, इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्स, जो आर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा, इवन आर्ट्स के लोग भी आते हैं इस हमारी इंडस्ट्री में, जैसे कम्युनिकेशंस में हो गया या ह्यूमन रिसोर्सेज में हो गया, ऐसे और भी होंगे जो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन हर तरह की कोई भी ऐसी स्ट्रीम नहीं है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज नहीं होती हो। डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन लगी हमें। देखा गया कि ज़्यादातर हम लोग जब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं या सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसमें केवल फार्मेसी वाले काम करते होंगे या तो बायोलॉजी वाले काम करते होंगे, लेकिन तो जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया इससे हमें एक क्लियर आइडिया हो गया कि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हर एक स्ट्रीम के लोग आ करके इस काम को कर रहे हैं और फाइनली एक आउटपुट दे रहे हैं जो कि एक मेडिसिन के रूप में हमें मिल रही है। अगर कोई भी मेडिसिन जैसे डिस्कवर हो गई, उसको डिस्कवर होने में जो भी मिनिमम ड्यूरेशन होता है लाइक 5 to 20 ईयर्स या इससे भी ज्यादा हो सकता है, अगर वो किसी एक कंट्री में, सपोज करिए जैसे यूएस में आप काम कर रहे हैं, वहां से आपने कोई भी जो मॉलिक्यूल्स था उसको टेस्ट किया, अप्रूवल मिल गया, अगर वही ड्रग इंडिया में उनको बेचना है उस कंपनी को या यूएसए में बेचना है, तो क्या उनको कोई फिर से प्रोसेसिंग करनी होती है एक फिर से अप्रूवल लेने की, या तो एक बार अप्रूवल उनको मिल गया है तो वो उसी के बिहाफ पे वो अलग जाके अपनी मेडिसिन को सेल कर सकते हैं? सो हर कंट्री में, हर देश में, हर देश की अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जिसको जैसे मैंने FDA बोला। हाँ। तो जब भी आपको किसी कंट्री में मार्केट करना है तो उस हेल्थ अथॉरिटी को एप्लीकेशन सबमिट करना होता है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये सब हार्मोनाइज्ड है, ये सबका कहीं ना कहीं सबकी जो ज़रूरतें हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स हेल्थ अथॉरिटीज़ की हैं, कहीं ना कहीं सामान कॉमन है, पर कुछ डिफरेंसेस हर जगह होते हैं, कोई अथॉरिटी कुछ ज़्यादा मांगती है, कुछ कम मांगती है। तो लेकिन अप्रूवल, आपके सवाल का जवाब ये है कि हर कंट्री में आपको जाके अप्रूव कराना पड़ता है उस कंट्री में मार्केट करने से पहले। और यूजुअली इसमें क्या, जैसे कि एक डिस्कवरी से लेके अप्रूवल उस पर्टिकुलर कंट्री या कॉन्टिनेंट में लगा था, तो क्या दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने में या कंट्री में जाने में क्या अप्रूवल का ड्यूरेशन यहाँ पे भी लंबा हो सकता है? यूजुअली जो बेसिक रिसर्च है, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, वो कॉमन होती है। जो फेज 3 होता है वो मल्टी कंट्री, मल्टी साइट होता है। जैसे मान लीजिए फेज 1 तो मान लीजिए एक हॉस्पिटल में हो गया, फेज 2 2-3 कंट्रीज में हो गया, 10-12 हॉस्पिटल में। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ ये। और फेज 3 जो होता है वो करीबन 16-17, कई बार 20-25 कंट्रीज में होता है। तो इसका कारण ये है कि जो आपका पेशेंट पॉपुलेशन है वो डिफरेंट एथनिसिटीज से हो, डिफरेंट पार्ट से हो, ताकि पूरी जो एनालिसिस बता पाए कि कहीं कोई एथनोजेनेटिक, अब इसको मतलब हिंदी में क्या से बोलेंगे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एथनोजेनेटिक कोई वेरिएशंस तो नहीं है। तो ये काफ़ी डीप साइंस है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतने एक्सपर्ट, इतने तरह के एक्सपर्ट होते हैं जो एक्सपर्टीज जो होल्ड करते हैं, वो लोग जाके इसमें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि इतना लंबा प्रोसेस अप्रूवल का नहीं होता है। हो सकता है कई जगह 1 साल लगे, कई जगह 3 साल लग जाए, पर अप्रूवल प्रोसेस जो है एक बार FDA, जब बड़ी मार्केट्स या जो बहुत ही रेप्यूटेड अथॉरिटीज हैं, FDA हो गई, ईमा हो गई, यदि यहाँ अप्रूवल हो गया या MHRA इंग्लैंड में है, वहाँ उनकी में हो जाता है, उनके यहाँ अप्रूव हो जाता है, तो उसका एक ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस होता है, बट हर हेल्थ अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन लेती है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन रही।